वॉल्यूम चेक कर लेना। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ज्ञानम डिजिटल प्लेटफॉर्म। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some basic and introductory portion relating to the law of evidence. First of all, let me clear this point. ये जो हमारा सेशन रहेगा, it will be relating to and helpful for the students of judicial services as well as who are aspirant of ADA or DDA, the upcoming examination. So ये जो introductory lecture है, this will be a part of the batch which is going to commence in the times to come. यहाँ से हम बेसिक कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और इन कंसेप्ट्स की फाउंडेशन के बेसिस पे हम आगे जो पोर्शन करेंगे, जो आगे हम टॉपिक्स टेकअप करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लॉ ऑफ एविडेंस एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लॉ ऑफ एविडेंस। अब लॉ ऑफ एविडेंस भी हम टर्म यूज़ करते हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट भी टर्म यूज़ करते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लॉ ऑफ एविडेंस जो है ये बेसिकली जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स है दैट गवर्न्स द एविडेंसेस, वो लॉ ऑफ एविडेंस में आते हैं। और लॉ ऑफ एविडेंस में नॉट ओनली द प्रिंसिपल्स विच गवर्निंग्स द रूल ऑफ एविडेंस, प्लस जो हमारे स्टैट्यूटरी पोर्शन है, जैसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, 11 चैप्टर्स है, 167 सेक्शंस हैं, ये भी इसमें आता है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ एविडेंस में क्या आएगा? प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स जो आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, जो आपको स्टैट्यूट में नहीं मिलेंगे, लेकिन दे आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को जितनी अच्छे तरीके से समझोगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको आगे टॉपिक्स वाइज होती जाएगी। तो इसीलिए ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है समझने। तो लॉ ऑफ एविडेंस में क्या आएगा? एक तो हमारे प्रिंसिपल्स, साथ ही साथ जो हमारे स्टैट्यूटरी पोर्शन है, मतलब अनकोडिफाइड लॉ एज वेल एज कोडिफाइड लॉ। तो लॉ ऑफ एविडेंस जब हम समझेंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है इट इज़ वाइडर इन स्कोप। इसका स्कोप वाइडर है क्योंकि इसमें अनकोडिफाइड लॉ, दैट इज़ various principles governing the rules of evidence, as well as जो statutory portion है हमारा, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में है, वो भी इंक्लूड होगा। तो लॉ ऑफ एविडेंस इज वाइडर इन स्कोप एंड इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ नैरो स्कोप। इसको मैं इस तरीके से भी समझा सकता हूँ कि लॉ ऑफ एविडेंस में क्या आएगा? जो भी प्रिंसिपल्स गवर्निंग द रूल ऑफ एविडेंस है प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा। ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब स्टैट्यूटरी पोर्शन जो कोडिफाइड लॉ है हमारा। अब कोडिफाइड लॉ में क्या आएगा? इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें 3 पार्ट्स आ जाएंगे, 11 चैप्टर्स आ जाएंगे और 167 सेक्शंस आ जाएंगे। देखो ये जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ना, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं हमें कि इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल कितने पार्ट्स है, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट में कितने चैप्टर्स है, 11 चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, 167 सेक्शन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ एविडेंस जहाँ पे प्रिंसिपल्स है। अब हमारे माइंड में ये आ रहा होगा कि ये कौन से प्रिंसिपल्स की बात हो रही है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सप्रेसली नहीं मिलते। देखो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनका जो लिंक है, जिनका जो कंसर्न है वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से है, जिसके बेसिस पे हमारा क्रिमिनल लॉ इवॉल्व हुआ है और पर्टिकुलरली जो लॉ ऑफ एविडेंस इवॉल्व हुआ है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और वो प्रिंसिपल जो आपको बेयर एक्ट में
नहीं मिलेंगे, जो स्टैट्यूट बुक में आपको नहीं मिलेंगे, बट जैसे मैंने पहले बताया, दे आर इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ द एविडेंस। ठीक है जी। इसके बारे में अगर आपने थोड़ा सा नोट डाउन करना है तो आप लिख सकते हो। लिखो जी, लिखो जी, इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स, इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स the statutory portion of the act or the codified law, or the codified law that consists of 3 parts, 11 chapters and 167 sections, as enacted by the competent legislature, as enacted by the competent legislature, whereas the law of evidence means the principles governing the rules of evidence, the principles governing the rules of evidence, as well as the codified law, as contained under Indian Evidence Act 1872, as contained under Indian Evidence Act 1872। ठीक है जी, ओके जी। तो इसमें ये भी लिख सकते हो आप, द लॉ ऑफ एविडेंस contains the codified law as well as the uncodified law, as well as the uncodified law in the form of principles। अब मनीष जी पूछ रहे हैं, इज़ द पेपर ऑफ एडीए नोटिफाइड? मनीष, इसका पेपर अभी नोटिफाई नहीं हुआ, इट इज़ अबाउट टू बी नोटिफाइड। इनफैक्ट ये जो हमारा अभी आपके लिए इंट्रोडक्टरी सेशन है, दिस इज़ इन रिलेशन टू दिस वेरी एग्ज़ाम, क्योंकि जब ये नोटिफाई हो जाएगा उसके बाद तो देर विल बी ए रेस अगेंस्ट द टाइम। ठीक है, तो आप लोग कन्फाइन हो जाओगे विद इन ए गिवन टाइम। तो ये हम एडवांस में ही शुरू कर रहे हैं सो दैट हमारे पास सफिशेंट टाइम हो और हम अपनी तैयारी के साथ जस्टिस कर पाएँ। हमारे माइंड में कहीं ये ना आए कि तैयारी के लिए टाइम कम है, या काश मैं पहले शुरू कर लेता तैयारी, या मुझे पहले कोई बता देता। ये इस पर्पज़ के लिए ये मैं आपके साथ सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। और भी कोई आपका सवाल है रिलेटिंग टू दिस एडीए और डीडीए बैच और विज़ दिस एकेडमिक पोर्शन, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है मनीष, आई होप इट्स क्लियर। ईशान घारू, POIG ऑफ, ये प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिए। शान जी, आप क्या पूछना चाहते हो? ठीक है, ओके। सो जो लॉ ऑफ एविडेंस है इसमें ये चीज़ें आती हैं, ये इन चीज़ों को गवर्न करता है। आगे चलें जी। नेक्स्ट, अब इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसका सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट किस किस मैटर पे लगता है? अगर हमसे इनडायरेक्टली पूछा जाए कि ये क्या सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर पे लगता है, तो द आंसर इज यस, ये दोनों पे लगता है। इसको अगर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो जो सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन है वो बहुत वाइड कंसेप्ट है, वो हम जब डिटेल में इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन में क्या आता है। बट एज फार एज द ब्रीफिंग इज कंसर्न,
as far as the prima facie application of इंडियन एविडेंस एक्ट इज कंसर्न, तो ये सिविल लॉ पे भी और क्रिमिनल लॉ पे भी लगता है। आप लोग एक और चीज़ को अपने माइंड में रखो, इवन जब जुडिशल सर्विसेज में हम तैयारी करते हैं, वहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये आपको क्रिमिनल लॉ में भी आता है और सिविल लॉ में भी आता है। यहाँ से भी हम ये समझ सकते हैं कि ये सिविल लॉ पे भी ये सिविल मैटर्स पे भी लगता है और क्रिमिनल मैटर्स पे भी लगता है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिविल लॉ का भी पार्ट है, ये सिविल लॉ की भी ब्रांच है और ये क्रिमिनल लॉ की भी ब्रांच है। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। काइंडली शेयर सिलेबस ऑफ एडीए। गगन तोमारा जी, इसके लिए ना हम एक अलग से सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें एक्सक्लूसिवली जो भी एडीए के बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, एक्सक्लूसिवली, ठीक है। उसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्या अप्रोच रहेगी जिससे हमने पढ़ना है, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस, वो सारा डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेशन की बात हो रही थी, तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो क्रिमिनल पे भी लगता है और सिविल पे भी लगता है। यूनिफॉर्मली जनरल रूल इसका क्या है, ये यूनिफॉर्मली सिविल पे लगता है और यूनिफॉर्मली क्रिमिनल पे लगता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इनकी जो प्रोविजंस हैं वो एज इट इज, एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो एज इट इज, मान लो सिविल पे भी लगेगी और क्रिमिनल पे भी लगेगी। दिस इज अ जनरल रूल, बट इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस। अब जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन है सिविल लॉ पे भी और क्रिमिनल लॉ पे भी, तो दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास 167 प्रोविजंस है, जो भी हमारे पास 11 चैप्टर्स है, जो भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, वो यूनिफॉर्मली सिविल मैटर्स पे, वो सिविल लॉ का ब्रांच भी है और वो क्रिमिनल लॉ की ब्रांच का पार्ट भी है। लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, विच मीन्स कि यहाँ पे अब यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं है, विच मीन्स कि कुछ ऐसे पोर्शंस हैं, कुछ ऐसी प्रोविजंस है जो एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल पे लगती है और वो सिविल पे नहीं लगती। सिमिलरली कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो एक्सक्लूसिवली सिविल पे लगेगी, क्रिमिनल पे नहीं लगेगी, ठीक है। और वो कौन सी है, लेट अस डिस्कस दैम। तो अब जनरल रूल जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा है जनरल रूल, राइट। जनरल रूल ये है कि यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, इट इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू क्रिमिनल एज वेल एज सिविल प्रोसीडिंग। दैट मीन्स कि ये सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अगर हमसे पूछा जाए कि इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है, इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दिस इज पार्ट ऑफ सिविल लॉ, दिस इज पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। और लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल मैटर्स पे ही इसकी एप्लीकेशन है। जैसे कि जो कन्फेशन है, इट इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू क्रिमिनल लॉज। और कन्फेशन से रिलेटेड हमारी जो प्रोविजंस है वो कौन सी है? कन्फेशन से रिलेटेड हमारी प्रोविजन है सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक, एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल, ठीक है। और बाद में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और बहुत सारी प्रोविजंस है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टांस, और हमारे पास करेक्टर एविडेंस की बात होती है जहां पे 53, 53A एंड 54 ये एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल प्रोविजंस हैं जो कि एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल मैटर्स पे ही एप्लीकेबल है। एंड लाइकवाइज कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सिविल पे ही एप्लीकेबल है, जो सिविल मैटर्स पे भी लगती है, जैसे कि एक्सक्लूसिवली सिविल प्रोसीडिंग पे, जैसे कि सेक्शन 115 टू 117। ये क्या है? ये हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल है।
जो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल है ये सिर्फ सिविल पे लगती है, याद रखना। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ये एक्सक्लूसिवली सिविल पे लगती है और ये सब्सटेंटिव इन नेचर है। मैं आगे डिस्कस भी करूंगा आपके साथ, लेकिन डिटेल में हम जब सब्जेक्ट टेकअप करेंगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सिविल पे क्यों लगती है, क्रिमिनल पे क्यों नहीं लगती, और इसकी जो एक एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं इशू एस्टॉपल, वो कैसे अप्लाई होता है। इशू एस्टॉपल क्रिमिनल पे लगता है, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि ये सब्सटेंटिव प्रोविज़न कैसे हैं, ठीक है। तो सिविल में एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन वाली प्रोविजंस हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल 115 टू 117, और साथ ही साथ करेक्टर एविडेंस जैसे सेक्शन 52 एंड 55, ये भी सिर्फ और सिर्फ सिविल मैटर पे एप्लीकेबल है। एंड साथ में सेक्शन 12 भी एक्सक्लूसिवली सिविल पे एप्लीकेबल है। अगर अभी प्रेजेंटली आप में से किसी के पास भी बेयर एक्ट रेडली पोजेशन में है तो आप लोग अपनी प्रोविजंस के ऊपर ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, आपके लिए एक रिकॉर्ड रहेगा। जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी के अभी जिसके पास बेयर एक्ट है वो लिख सकते हैं अपने बेयर एक्ट के ऊपर ही पेंसिल के साथ या पेन के साथ कि ये एक्सक्लूसिव सिविल एप्लीकेशन या एक्सक्लूसिव क्रिमिनल एप्लीकेशन से डील करता है। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। आगे चलें, इसके ऊपर लिखना आपने कुछ, चलो मैं आपको ब्रीफ सा लिखा देता हूँ। लिखो जी, लॉ ऑफ एविडेंस इज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली, लॉ ऑफ एविडेंस इज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली टू सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स, however there are certain exceptions whereby certain provisions are exclusively applicable to criminal matters or part of criminal law, such as law relating to confession, as contained from section 24 to 30 of Indian Evidence Act. और एग्जाम्पल लिख लो, the provisions relating to character evidence, as contained under section 53, 53A and 54. Full stop. Likewise, there are certain provisions which are exclusively applicable. There are certain provisions which are exclusively applicable to civil matters or part of civil law, such as the doctrine of estoppel as contained from section 115 to 117 of Indian Evidence Act, साथ में ही and the character evidence, the provisions relating to character evidence as contained under section 52 and 55 comma the provision relating to ascertainment of damages in a suit, as contained under section 12. आप 12 पढ़ोगे ना, इवन वहाँ पे जो फ्रेज यूज़ किया गया है वो सूट वर्ड है। तो जैसे हमें पता है कि सूट मीन्स सिविल सूट, ठीक है, तो इन दैट वे भी ये सजेस्टिव है कि वो सिविल पे ही एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है।
ठीक है जी, जो अभी तक मैंने डिस्कस किया वो क्लियर है। देखो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें तो आप समझ सकते हो कि दे आर जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, ये आपको एक बेस बनाने के लिए, एक फूड फॉर थॉट के तरह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जब आप ये चीज़ें समझ लोगे तो उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे उतने ही आसानी से आपको वो टॉपिक समझ आ जाएंगे, अगर आपने ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर की होंगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, ठीक है। अब आगे यहाँ तक क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट की नेचर कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फॉरी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है लेक्स फॉरी का। लेक्स फॉरी का मतलब है लॉ ऑफ द फॉरम और लॉ ऑफ द कोर्ट। लॉ ऑफ द फॉरम और लॉ ऑफ द कोर्ट, ये आपके एमसीक्यूज में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान से रखना। इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फॉरी, ठीक है। इसको मैं आपको कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आपको। असल में जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है, अगेन प्रिंसिपल, ये चीज़ आपको बैरेक्ट में नहीं मिलेगी। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि जी इंडियन एविडेंस एक्ट में बताओ कहाँ पे लिखा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फॉरी, कहीं लिखा है ऐसा? अगर लिखा है तो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिए, कहीं लिखा है ऐसा? ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स है, जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया ना। अब लेक्स फॉरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉरम, लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। अब यहां से मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ की तरफ लेके जाता हूं। प्रिंसिपल ये है कि मोस्टली जितने भी सब्सटेंटिव लॉ होते हैं, वो जितने सब्सटेंटिव लॉ होते हैं वो लेक्स लॉकी होते हैं। मैं लिख भी देता हूँ, आप लोग भी अगर किसी के पास रेडली पोजेशन में बेयर एक्ट है तो प्लीज़ आप लोग लिख लो। मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, आपको रिवाइज करने के लिए भी हेल्प रहे, और ये चीज़ बाद में कभी आपको ढूंढनी ना पड़े और कभी आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब पेपर में आएगा फिर ये चीज़ें, क्योंकि हमने बेयर एक्ट जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ें एज इट इज़ हमारे ध्यान में नहीं आती, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, बट ये ज़रूरी है समझना। इवन मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्रोपोजिशन फॉर्म में, वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। हम कोशिश करते हैं बेयर एक्ट से आंसर ढूंढना, बट हमें बेयर एक्ट से आंसर नहीं मिलता, इसीलिए हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रिंसिपल्स क्लियर होंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी हमारे सब्सटेंटिव लॉज होते हैं, सब्सटेंटिव लॉज, वो जनरली लेक्स लॉकी होते हैं, जनरली लेक्स लॉकी होते हैं। और जितने भी हमारे प्रोसीजरल लॉज होते हैं, जितने भी प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? लेक्स फॉरी। अब लेक्स लॉकी का मतलब लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां पे कोई अक्रेंस हुई, वहां पे जो लॉ एप्लीकेबल है वही थ्रू आउट एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जब प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं, इट इज लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी का मतलब इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्लेस वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज टेकन प्लेस, इट इज कंसर्न्ड विद द कोर्ट वेयर द केस इज पेंडिंग। जो भी लॉ उस कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल है वही लॉ अप्लाई किया जाएगा, ना कि वो लॉ जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो अप्लाई किया जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपके साथ ना डिस्कस करता हूं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कथुआ गैंग रेप केस के बारे में हम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कथुआ गैंग रेप केस हुआ था। उस समय 2019 वाली J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, इसीलिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता था। सिमिलरली IPC भी नहीं होती थी, सिमिलरली CRPC भी नहीं अप्लाई होती थी। तो आई टेक यू बैक टू द 2019, ठीक है जी, प्री 2019 सिनेरियो। तो
तो कथुआ गैंग रेप केस हुआ J&K में। अब J&K में ये एक्ट जो थे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। तो अब हमें ये भी पता है कि कथुआ गैंग रेप केस फर्दर ट्रांसफ़र हो गया था, ठीक है। ट्रांसफ़र किसने किया था पता है? कौन ट्रांसफ़र कर सकता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र कौन कर सकता है? एनी आइडिया? कोई बता सकता है मुझे अभी लाइव सेशन में? चलिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, अंडर 406 ऑफ CRPC। बट वो हम CRPC में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ तो सुप्रीम कोर्ट ने J&K में जो ट्रायल पेंडिंग था उसको ट्रांसफ़र कर दिया पंजाब में। अब ये पठानकोट में ट्रांसफ़र कर दिया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब पंजाब में एप्लीकेबल है IPC, उस समय J&K में एप्लीकेबल था RPC, रणबीर पिनल कोड। नाउ पहला क्वेश्चन ये है कि अब जब पठानकोट की सेशन कोर्ट इस ट्रायल को आगे कंटिन्यू करेगी, वो IPC अप्लाई करेगी या RPC अप्लाई करेगी? पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये है, ठीक है। इससे आपको क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल क्लियर हो जाएंगे। एनीबडी कोई बता सकता है अभी? तो आंसर इज कि वहां पे IPC अप्लाई नहीं होगी, वहां पे RPC अप्लाई होगी। बिकॉज जब हम सब्सटेंटिव लॉ की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इट इज लेक्स लॉकी, लेक्स लॉकी, लॉ ऑफ द लैंड। जहां पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ दैट इज J&K, वहां पे जो लॉ एप्लीकेबल है दैट इज RPC, वो अप्लाई होगा थ्रू आउट, ठीक है। अब हम बात करते हैं CRPC की। अब जब हम अप्लाई करेंगे कि क्या जो वो कोर्ट ऑफ सेशन है वहां पे CRPC अप्लाई होगा, लेकिन J&K में CRPC अप्लाई नहीं होता था, उनका अपना प्रोसीजरल कोड था, वो अप्लाई होता था। नाउ द क्वेश्चन इज अब क्या CRPC अप्लाई होगा यहाँ पे? अब CRPC अप्लाई होगा? द आंसर इज नो, CRPC अप्लाई नहीं होगा, उस पर अप्लाई होगा, सॉरी CRPC अप्लाई होगा, उस पर वहां का जो कोड है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं वो लॉ ऑफ द फॉरम होते हैं, लेक्स लॉकी होते हैं। मतलब जहां पे केस चल रहा है, अब केस कहां चल रहा है? पठानकोट में, पठानकोट पंजाब में, पंजाब में क्या अप्लाई होता है? CRPC। तो जो भी उस कोर्ट के ऊपर जो लॉ अप्लाई होता है, प्रोसीजरल लॉ, वो माना जाता है। सिमिलरली जब हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, एविडेंस एक्ट क्या है? एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ। तो सिमिलरली एविडेंस एक्ट भी जो कोर्ट ऑफ सेशन पठानकोट में जो लॉ एप्लीकेबल होगा वही माना जाएगा। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल के साथ आपको क्लैरिटी हो गई है कि कब जाके लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई होता है और कब जाके लॉ ऑफ द फॉरम अप्लाई होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फॉरी, दैट इज लॉ ऑफ द फॉरम, लॉ ऑफ द लैंड। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब आगे सिकंदर सिंह पूछ रहे हैं नोटिफिकेशन कब आया? जी नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट नोटिफिकेशन अभी आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले सेशन में बताया है कि हम नोटिफिकेशन से पहले ही अपनी तैयारी को स्विच ऑन करना चाहते हैं। जो भी कैंडिडेट नोटिफिकेशन की वेट किए बिना, वो गिवन टाइम की वेट किए बिना करना चाहता है, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल और एडजेक्टिव इन नेचर। अब ये याद रखो, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, जैसे पहले हमने डिस्कस किया है, ये प्रोसीजरल है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। प्रोसीजरल और एडजेक्टिव सिमिलर चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन एविडेंस इज एडजेक्टिव इन नेचर, द आंसर इज यस। इफ इट इज प्रोसीजरल इन नेचर, द आंसर इज यस। इफ इट इज बोथ इन नेचर, द आंसर इज यस। याद रखना, तो ये प्रोसीजरल भी है और ये एडजेक्टिव भी है, बोथ
मीन सेम थिंग। इसको अगर आप चाहते हो लिखवाना, मैं आपको थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ। पहले आप लिख लो लेक्स फॉरी के बारे में, लिखो लेक्स फॉरी के बारे में। इंडियन एविडेंस एक्ट इज लेक्स फॉरी, दैट इज द लॉ ऑफ द फॉरम और लॉ ऑफ द कोर्ट, law of the forum or law of the court. This implies that for all the purposes, the law which is applicable to the court where the case is pending shall apply throughout. ठीक है। उसके बाद प्रोसीजरल और ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, ये भी लिख लो जी। इंडियन एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल और ऑब्जेक्टिव, दो it contains a very few substantive portion. कौन सा पोर्शन इंडियन लॉ में सब्सटेंटिव है? एन एग्जाम्पल कोई बता सकता है कौन सा है इंडियन लॉ में? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। वैसे ये सेशन आपका रिवीजन सेशन में भी कन्वर्ट हो रहा है इन दिस वे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल जो है वो सब्सटेंटिव इन नेचर है। वो कैसे है, क्यों है, वो हम डिटेल्ड डिस्कशन में जब एंटर करेंगे, जब टॉपिक वाइज टेकअप करेंगे, तब हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अभी रॉबिन जसवाल पूछ रहे हैं, हैज़ एनी नोटिफिकेशन एडवर्टाइज्ड? और उसके साथ मिस्टर कुमार पूछ रहे हैं नोटिफिकेशन व्हेन विल कम। देखो रॉबिन जी और कुमार साहब, नोटिफिकेशन एग्जैक्टली कब आएगी हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है तैयारी करना। हाँ, सूनर और लेटर नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, मैं आपको कह दूँ जी नोटिफिकेशन विद इन ए वीक आ जाएगी या 10 दिन में आ जाएगी, तो आप बाद में कहो सर अभी नोटिफिकेशन तो आई नहीं, और आप ये एज्यूम करने लग जाओ कि शायद नोटिफिकेशन ने आना ही नहीं है, पोस्ट एडवर्टाइज्ड ही नहीं होंगी। तो ये चीज़ देखो, इस चीज़ में मत जाओ कि कब आएंगी। व्हेन वी हैव रीज़न टू बिलीव कि नोटिफिकेशन आएगी, तो अब हमें अपनी तैयारी के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम इस अप्रोच से चलते हैं ना कि नोटिफिकेशन कब आएगी फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, तो बेटा ऐसी अप्रोच जो है ना वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी, क्योंकि आप तैयारी करना भी चाहते हो, लेकिन जब गिवन टाइम जो आपके पास मिला है, आप हो सकता है वो आपके लिए सफिशेंट ना हो। तो अब एट द लास्ट आप ये फील करो कि जी मेरी इंटेंशन तो थी तैयारी करने की, मैं चाहता था कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूं, बट देखो जी नोटिफिकेशन में टाइम बहुत कम दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हमने सोचनी। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमने तैयारी करनी है तो वाई टू वेट फॉर ए पर्टिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, आज नहीं कल, सूनर और लेटर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आएगी। ठीक है ना। अगर और कोई कंसर्न है आपका तो बताओ। ठीक है यादविंदर, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल ही है, थोड़ा सा आप लेट हो गए बताने में, बट यू आर राइट। अब नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एज नॉन एग्जॉस्टिव। नॉन एग्जॉस्टिव क्या होता है उसको समझने से पहले हम ये समझे एग्जॉस्टिव क्या होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब है ऐसा एक्ट विच इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। ऐसा एक्ट या ऐसा लॉ कि जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो वहीं पे है, उसी में कंटेन्ड है और कहीं बाहर नहीं मिलती। ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट
इज नॉन एग्जॉस्टिव, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट कंप्लीट। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि इट इज नॉट कंप्लीट, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट के बाहर भी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो रूल्स ऑफ एविडेंस से डील करती है, ठीक है, इसलिए नॉन एग्जॉस्टिव है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे अगर हम देखो क्रूशियल एग्जांपल की बात करते हैं जो सिग्निफिकेंट लैंडमार्क एग्जांपल है, जैसे कि सीआरपीसी। सीआरपीसी में सेक्शन 162 जो है वो एविडेंशरी वैल्यू की बात करता है। वो स्टेटमेंट जो 161 में रिकॉर्डेड है तो बात करता है कि वो एविडेंस की, कि इसको कैसे यूज किया जाएगा एज एन एविडेंस, वो रूल ऑफ एविडेंस है। अब रूल ऑफ एविडेंस इसका मतलब एविडेंस एक्ट से हटके और भी कहीं है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 162, ठीक है। और आईपीसी में इवन सेक्शन 34 में मैं आपको बता दूं, सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन जिसको हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो रूल ऑफ एविडेंस। वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो रूल ऑफ एविडेंस कैसे बनता है, बट दैट इज ऑल्सो रूल ऑफ एविडेंस। सिमिलरली अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में सेक्शन 49 अगेन इज ए रूल ऑफ एविडेंस, कि जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल था अगर आपने उसको नहीं रजिस्टर करवाया तो दैट शैल नॉट बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस, ठीक है। सिमिलरली इनफैक्ट पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 68 है, आईटी एक्ट में है, बैंकर्स बुक्स एक्ट है, यहाँ पे भी रूल्स ऑफ एविडेंस आपको मिलेंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो तो रूल्स ऑफ एविडेंस कंटेन करता ही करता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट और भी ऐसे लॉज हैं जहाँ पे रूल्स ऑफ एविडेंस की बात की जा रही है, ठीक है जी। तो ये नॉट एग्जॉस्टिव है। यहाँ पे संदीप जी कह रहे हैं लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। संदीप जी आप इस वीडियो को पूरा देखो, मेरी रिक्वेस्ट है, फिर आपके आंसर हो जाएंगे लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, ठीक है जी, आपको पता चल जाएगा अपने आप। चलो लिख लो जी इसको, इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। It is pertinent to note that there are other statutes, there are statutes other than Indian Evidence Act, there are statutes other than Indian Evidence Act which contains the rule of evidence as may be found under section 162 CRPC, comma 34 IPC, comma section 49 registration act 1908, comma section 68 Indian partnership act 1932, comma IT act, comma bankers book act etc, ठीक है जी, etc। अब आगे इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए स्पेशल लॉ, ठीक है जी, इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए स्पेशल लॉ। जैसे कि हमें पता है स्पेशल लॉ कहाँ पे डिफाइंड है, स्पेशल लॉ वैसे डिफाइंड कहाँ पे, इंडियन एविडेंस एक्ट में तो डिफाइंड नहीं है। स्पेशल लॉ वैसे डिफाइंड है सेक्शन 41 आईपीसी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। 41 आईपीसी में स्पेशल लॉ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखो, स्पेशल लॉ क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं। अब सिमिलरली जो लॉ ऑफ एविडेंस है
वो पर्टिकुलरली रूल्स रिलेटिंग टू एविडेंस से डील करता है, इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ ए स्पेशल लेजिस्लेशन. बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं कंटेन किए जाते, जो कहीं बाहर है. जैसे 162 CRPC जो है, वहाँ पे रूल्स ऑफ एविडेंस की बात की गई है. तो 162 जो है वो अब इंडियन एविडेंस एक्ट के कंपैरेटिवली, ठीक है, अगर मैं उसके विज विज इंडियन एविडेंस एक्ट बात करूं तो 162 इज ए स्पेशल प्रोविजन, एंड इन दैट केस जो इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रोविजंस हैं वो क्या है, वो जनरल रूल बन जाती है. ठीक है, ये मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि अगर कोई भी प्रोविजन इंडियन एविडेंस एक्ट में कंटेन्ड है और कोई प्रोविजन किसी और लॉ में दी गई है, तो कौन सी मानी जाएगी. अगर दोनों डिफरेंट है तो जो और लॉ में दी गई है वो मानी जाएगी, वो उस इंडियन एविडेंस एक्ट के रूल्स के कंपैरेटिवली वो स्पेशल हो जाएगी इन दैट केस. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, वो स्पेशल हो जाएगी इन दैट केस. तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ ए स्पेशल लॉ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आउटसाइड इस एक्ट के इंडियन एविडेंस एक्ट है तो उसमें दैट शैल प्रिवेल, तो उसमें वो प्रिवेल करेंगी. दैट शैल प्रिवेल. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है. कुमार साहब कह रहे हैं स्पेशल एक्ट लाइक NDPS, PC एक्ट. हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कुमार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. NDPS भी स्पेशल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी स्पेशल एक्ट है. हमने इसको डिस्कस भी किया था जब पिछले बैच में. आप में से कुछ स्टूडेंट शायद इसमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनको पता होगा, और उसमें भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था. ठीक है, आगे चलें जी. अब मीनिंग ऑफ एविडेंस एंड प्रूफ. एविडेंस देखो, हम कॉमनली या ले मैन लैंग्वेज में एविडेंस और प्रूफ को एक ही चीज़ समझते हैं. हम कई बार कहते हैं कि आपके पास इस चीज़ को साबित करने के लिए क्या एविडेंस है, आपके पास इस चीज़ को साबित करने के लिए क्या प्रूफ है. तो ले मैन लैंग्वेज में बोथ आर सेम थिंग, सिनोनिम्स है दोनों. ठीक है, बट टेक्निकली एंड लीगली स्पीकिंग दोनों का कंसेप्ट डिफरेंट है, दोनों का मतलब डिफरेंट है. ये कॉमनली मिस्टेक की जाती है कि एविडेंस और प्रूफ वन एंड सेम थिंग है, बट ऐसा नहीं है. एविडेंस जो होता है वो क्या चीज़ है, एविडेंस वो जरिया है, वो तरीका है, वो मीडियम है, वो प्लेटफॉर्म है, वो एड है जिसकी हेल्प के साथ हम आगे किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करते हैं. तो एविडेंस क्या है, वो एक मीन्स है जिसकी हेल्प से हम किसी फैक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं, और जब वो फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तब हम उसको कहते हैं प्रूफ. When that fact stands established, that becomes proof. तो ये फ़र्क होता है एविडेंस और प्रूफ में. मैं आपको एक एग्जांपल देके और क्लियर करता हूँ. जैसे कोर्ट में इशू है कि ये जो एक्यूज्ड है इसकी एज कितनी है. ठीक है, ये इशू है. इनफैक्ट जो जुवेनाइल मैटर्स होते हैं वहाँ पे तो ये एक इनहेरेंट इशू रहता ही है, राइट. ये हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी पिछले बैच में पढ़ा हुआ है. अब कोर्ट में ये डिसाइड किया जाएगा कि इसकी एज कितनी है, एंड फॉर दैट मैटर एविडेंस लीड किया जाएगा. अब जब हम एविडेंस लीड करेंगे तो उसमें हम क्या देंगे, हम प्रूफ दे, बेसिकली हम डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देंगे, हम आधार कार्ड को आगे रखेंगे, हम मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट को आगे रखेंगे इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश कि इसकी ये पर्टिकुलर एज है. तो जब भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स कोर्ट विल कम टू कंक्लूजन कि इसकी ये एज है. ठीक है, तो जब वो फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा दैट बिकम प्रूफ. तो जो हम आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या और भी कोई डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं
वो है एविडेंस, जिसकी हेल्प से हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प से क्या प्रूव कर रहे हैं कि पर्टिकुलर फैक्ट को, किसकी एज कितनी है। और जब ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो दैट बिकम्स प्रूफ। तो एविडेंस मीन्स द मीन्स, द मीडियम, द मोड, और बाद में जाके जो चीज प्रूफ हो जाती है दैट बिकम्स प्रूफ। इसको आप लोग लिख भी लो, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। लिखो जी, लिखो जी। इट इज कॉमनली मिस्टेकन दैट, it is commonly mistaken that the term evidence and proof, the term evidence and proof are having same meaning or are synonyms, or are synonyms, full stop. Technically and legally, technically and legally both are having different meanings, both are having different meanings, full stop. The term evidence, the term evidence implies, the term evidence implies those means or methods, methods with the help of which, with the help of which effect is established, with the help of which effect is established, comma, when a particular fact is established, when a particular fact is established with the help of the evidence, such established fact is known as proof. Such established fact is known as proof. So, in other words, evidence, in other words, evidence is means and proof is end. Evidence is means and proof is end. Evidence एक ज़रिया है, और जब वो प्रूव हो जाता है वो फैक्ट जो है वो प्रूफ बन जाता है। अब इसकी एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल, एन इशू रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ, an issue relating to date of birth is before court of law, is before court of law, when a party produces date of birth certificate or matriculation certificate, date of birth certificate or matriculation certificate or Aadhaar card, and ultimately proves the particular age of the accused, full stop. Herein those certificates or documents are means, those certificate or documents are means, shall be known as evidence, shall be known as evidence, and the fact regarding date of birth, and the fact regarding the date of birth or age is proof. Age is proof. That is a proof. That is proof. ठीक है जी। अब नेक्स्ट, क्वालिटी अप्रोच। अभी क्वालिटी अप्रोच क्या है, इवन आपकी तैयारी में भी हमेशा याद रखना, ये क्वालिटी अप्रोच फॉलो करनी है। वो क्या चीज़ है वो मैं विद दी हेल्प ऑफ इंडियन एविडेंस आपको समझा रहा हूँ। मान लो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। आप जज हो, ठीक है, आप कोर्ट ऑफ लॉ में हो, आप एक केस को ट्राई कर रहे हो, ठीक है। जब आप उस केस को ट्राई कर रहे हो तो ट्राई करते समय सपोज करो ये कोर्ट है, ये प्रोसिक्यूशन है, ये डिफेंस है, सपोज करो, ठीक है जी। अब प्रोसिक्यूशन 1 2 3 4 5 6 विटनेसेस प्रोड्यूस कर देता है, और डिफेंस के पास सिर्फ एक विटनेस होता है। तो हम किसको मानेंगे? अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये एजम्पशन रहती है कि जी यहाँ पे 6 बंदे या 6 एविडेंसेस
एक तरफ इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन दूसरी तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब जो 6 लोग कह रहे हैं शायद वो सच बोल रहे हैं, शायद वो सच बोल रहे हैं, बट द आंसर इज नॉट। तो हमने क्या करना है, एज ए कोर्ट हमने क्वालिटी अप्रोच फॉलो करनी है। क्वालिटी अप्रोच का मतलब है कि हमने ये देखना है कि रिलायबिलिटी कहाँ पे है, ठीक है। जहाँ पे भी रिलायबिलिटी आएगी, जहाँ पे हम रिलायबिलिटी की बात करेंगे, वहीं पे कोर्ट उस चीज़, उस एविडेंस के ऊपर रिलाई अपॉन करेगी, उसी को मानेगी। दैट मीन्स कि अगर ये 6 लोग एक तरफ हैं और ये जो है इनकी टेस्टिमनी टेंटेड है, शेकी है, और अगर ये एक है, सिंगल है, सोल विटनेस है, लेकिन इसकी टेस्टिमनी डायरेक्ट है और टेंटेड नहीं है, एंड ही स्टैंड्स ऑल दी टेस्ट, तो हम इसको मानेंगे। इसका मतलब क्वालिटी विल प्रिवेल ओवर द क्वांटिटी, और यही चीज़ एविडेंस एक्ट के सेक्शन 134 में दी गई है, दैट क्वालिटी इट्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ विटनेस, या इसको एविडेंस कह लो, दैट इज रेलेवेंट। तो क्वालिटी अप्रोच इज मोर इंपॉर्टेंट। इसमें आप लोग लिख लो लिखो जी, इंडियन एविडेंस एक्ट is concerned with the quality of witnesses and not the quantity, quality of witnesses and not the quantity. This statement is true in the light of section 134. This statement is true in the light of section 134 that provides no particular number of witnesses are required to prove a particular fact. ठीक है जी। The court shall be concerned with the reliability, that is the quality, with the reliability, that is the quality of the witness or evidence. In this context, it is also said that one reliable witness is better than 10 tainted witnesses. 10 tainted witnesses या tainted or impeached witnesses. It is also said that evidence is to be weighed. का मतलब उसको हम वेड करेंगे, ठीक है जी, उसको हम उसका देखेंगे वजन कितना है, नॉट काउंटेड। हम काउंट नहीं करेंगे विटनेसेस और एविडेंसेस को, हम काउंट नहीं करेंगे कि जी प्रोसिक्यूशन 1 2 3 4 5 6 लेके आया तो इसका मतलब ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम वे करेंगे कि वजन किसका ज़्यादा है, लायबिलिटी किसकी है, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? और किसी का कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। डिग्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। डिग्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो हमने पहले बात की थी ना विटनेसेस की 1 2 3 4 5 6, तो अब ये तो क्लियर हो चुका है कि जी कोर्ट ने एविडेंसेस की रिलायबिलिटी देखनी है, उसकी क्वालिटी देखनी है, ना कि क्वांटिटी में जाना है। अब सवाल इससे वन स्टेप अहेड ये है कि कोर्ट की कब जाके कन्विंस्ड होगा कि क्रिमिनल केस में कि जी अब यहाँ पे जो विटनेसेस हैं वो नो डाउट रिलायबल भी है, और सारे विटनेसेस को जब हम देखेंगे तो कब जाके हम ये मानेंगे कि एक्यूज्ड का
जो गिल्ट है वो प्रूव हो गया, कब जाके हम मानेंगे। सिमिलरली सिविल लॉ में हम ये देखेंगे, सिविल केसेस में, कि प्लेंटिफ का केस जो है वो कब हम मानेंगे कि वो प्रूव हो चुका है। तो उसमें ना कुछ टेस्ट होते हैं। टेस्ट ये है कि हमने कितना डिग्री लेना है। तो पहले तो ये याद रखना, ये जो डिग्री ऑफ प्रूफ है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंट है। क्रिमिनल केस में जो डिग्री ऑफ प्रूफ होता है वो होता है BRD, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और सिविल में होता है POP, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो क्रिमिनल केस में जो इनिशियल बर्डन किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? वो होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। कहां पे लिखा है पता किसी को? इनिशियल बर्डन किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। वो लिखा होता है सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इनिशियल बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो इसीलिए होता है क्योंकि देयर इज ए प्रिजम्पशन, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अब ये भी प्रिंसिपल है, ये आपको बेरेक्ट में कहीं लिखेगा थोड़ी, BRD, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, हमें कहीं बेरेक्ट से मिलेगा? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आपको कहीं मिलेगी? लिखिए कहीं पे। ये प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से हमें आगे जाके बर्डन ऑफ प्रूफ का जो रूल्स हैं, जितने भी हमारे 101 ऑनवर्ड्स रूल है 117 तक, वो सारे हमें समझ आएंगे इसी तरीके से। ठीक है जी। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर इसीलिए है क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। एक्यूज्ड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक हम एक्यूज्ड को गिल्टी नहीं साबित कर देते तब तक उसको हम इनोसेंट ही मानेंगे। ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव करना है दैट दिस पर्सन, दिस एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो कितने एविडेंसेस लेके आएगा, या जज कब कन्विंस्ड होगा कि हाँ जी नाउ आई एम कन्विंस्ड कि दैट दिस एक्यूज्ड पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम। तो उसका जो टेस्ट है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को समझने के लिए आप ये दो चीज़ें तो साथ साथ अपने लिख ही लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ, इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 में किसके ऊपर है? वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। क्यों है? बिकॉज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। तो इम्प्लाइडली प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस भी 101 में ही आती है, इम्प्लाइडली। अगेन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है। ठीक है। अब दैट मीन्स कि अब प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट प्रूव करना है। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को मैं सिंपल मैनर में आपको ये समझा सकता हूँ कि जब कोर्ट कन्विंस्ड हो जाए कि मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इसने क्राइम नहीं किया, दैट मीन्स आई एम कन्विंस्ड, मुझे इस बात पे कोई भी डाउट नहीं है कि इसने क्राइम नहीं किया, इसका मतलब इसने क्राइम किया है। तो जब मैं कन्विंस्ड हो जाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, तो हम कहेंगे कि ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो गया। अब याद रखना, ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, ये एब्सोल्यूट डाउट नहीं होता। प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, बियॉन्ड एब्सोल्यूट डाउट का कोई स्कोप नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। विच मीन्स कि अगर प्रोसिक्यूशन के केस में कोई माइनर सी डिस्क्रिपेंसी, कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई इनफर्मिटी आती है माइनर सी, तो कोर्ट इस चीज़ को इग्नोर कर देगी और कोर्ट ये देखेगी कि डिस्पाइट दीज माइनर कॉन्ट्राडिक्शन आई एम कन्विंस्ड कि एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड द क्राइम। तो दैट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है रीजनेबल डाउट, रीजनेबल डाउट। ठीक
ठीक है। अब इसका मतलब एक्यूज्ड को गिल्टी प्रूव करने के लिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का टेस्ट अप्लाई होगा। अब एक्यूज्ड अपनी सफाई को, एक्यूज्ड अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए कितना लेवल लेके आएगा? तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, एक्यूज्ड के लिए ये प्रिंसिपल है दैट द बेनिफिट शैल गो टू द एक्यूज्ड। किस चीज का बेनिफिट? द बेनिफिट ऑफ डाउट शैल गो टू द एक्यूज्ड। दैट मीन्स, जैसे मैंने पहले बताया कि जब कोर्ट इस चीज को लेके कोई डाउट नहीं रखता, कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसने क्राइम किया है, दैट मीन्स अगर एक्यूज ने ये कुछ भी ऐसा फैक्ट प्रूव कर दिया जिससे कोर्ट के माइंड में हल्का सा भी डाउट आ गया, कोर्ट कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि यार हो सकता है इसने क्राइम ना किया हो, तो मीनिंग देयर बाय डाउट आ गया, तो जब भी कोर्ट के माइंड में डाउट आएगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट शैल गो टू द एक्यूज्ड। दिस वेरी टेस्ट याद रखना। अब प्रोसिक्यूशन का तो जो लेवल है बहुत हाई है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक्यूज्ड ने जो अपना काम करना है वो बहुत लाइट है, उसने तो डाउट क्रिएट करना है। इफ ही सक्सीड्स इन क्रिएटिंग एनी आयोटा ऑफ डाउट, एनी एलिमेंट ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, तो ही सक्सेसफुल। तो कोर्ट चाहे वो, देखो इसमें दो, चाहे वो अपनी इनोसेंस ना प्रूव कर पाए, लेकिन अगर ये प्रूव कर पाए कि जी मैं इनोसेंट नहीं हूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं गिल्टी हूं, इसके ऊपर भी डाउट किया जा सकता है, इसको भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने एस्टैब्लिश नहीं किया, तो भी बेनिफिट मेरे को, मतलब एक्यूज्ड को ही मिलेगा, याद रखना। तो जब भी क्विटल होती है ना, आप अगर कभी किसी ने क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट पढ़ी हो ना, तो वहाँ से आपको ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान में आएगी कि जो एक्यूटल होती है कई बार वो इस कारण होती है कि कोई क्राइम किसी और ने किया है, मतलब एक्यूज्ड इज फाउंड टू बी इनोसेंट, कि अगर ये प्रूव हो जाए कि ए ने नहीं किया, बी ने किया है, तो जो ए है वो एक्विट हो जाएगा किस ग्राउंड पे? दैट ही इज फाउंड टू बी इनोसेंट। बट अगर वो ये भी प्रूव कर दे, इनोसेंट ना प्रूव करवाए, कई बार जजमेंट ऐसी होती है कि बियॉन्ड, कि बेनिफिट ऑफ डाउट, कि ए के खिलाफ एविडेंस है नो डाउट, लेकिन ए के खिलाफ इतना एविडेंस नहीं है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के लेवल को टच करे। इवन इन दैट केस द एक्यूज्ड शैल बी एक्विटेड बिकॉज द बेनिफिट ऑफ डाउट शैल गो टू द एक्यूज्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहां तक तो नहीं कोई डाउट आप लोगों को? अब हम आते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब सिविल केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल कितना होता है, लेवल होता है POP का, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक रीजनेबल लेवल। इसको अगर मैं और आपको सिंपल करके समझाऊं कि अगर कोई भी एन पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अगर किसी पॉइंट पे आके कन्विंस्ड हो जाए कि ये जो फैक्ट है वो स्टैब्लिश्ड हो गया है, तो दैट इज द POP, दैट इज प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। मीनिंग देयर बाय कि सिविल में जो हमारा लेवल ऑफ प्रूफ होता है वो क्वाइट लाइटर होता है, इसमें क्वाइट हायर होता है। सिविल में POP ही रखना है। प्लेंटिफ ने अपना जो सूट है, प्लेंटिफ ने अपना जो कॉज ऑफ एक्शन है वो, अब यहाँ पे प्लेंटिफ अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? सिविल में ये भी लिख लो आप, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर, प्लेंटिफ के ऊपर है। ठीक है जी। अब ये भी कहाँ लिखा है? ये भी 101 में लिखा है। अब अगर प्लेंटिफ अपना बर्डन डिस्चार्ज नहीं कर पाया, मीनिंग देयर बाय वो अपना कॉज ऑफ एक्शन
प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के लेवल पे नहीं प्रूव कर पाया तो क्या होगा? हिज सूट शैल बी डिसमिस्ड। ठीक है, तो अगर वो रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन के लेवल पे भी अपने कॉज ऑफ एक्शन को कन्विंस करने में अनसक्सेसफुल रहा तो सूट शैल बी डिसमिस्ड। ठीक है जी, यहां तक आपको डिग्री ऑफ प्रूफ वाला समझ आ गया? डिग्री ऑफ प्रूफ वाला, इसमें अगर लिखना है तो आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हो। लिखो जी, लिख सकते हो, लिखो द डिग्री ऑफ प्रूफ or standard of proof. The degree or standard of proof is not uniform in criminal as well as in civil cases. The degree of proof in criminal cases is higher, is much higher than the degree of proof in civil matters, then the degree of proof in civil matters. अब इसमें फर्दर हम देखते हैं। डिग्री ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल केसेस इज टू द लेवल ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इज टू द लेवल ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, एंड इन सिविल केसेस to the level of preponderance of probabilities, to the level of preponderance of probabilities. Next point लिखो, beyond the degree of proof to beyond reasonable doubt, to the level of beyond reasonable doubt means when the court is convinced, when the court is convinced on the basis of the evidences produced, when the court is convinced on the basis of the evidences produced that the accused has committed the crime, that the accused has committed the crime, and the court has no doubt about it, the court has no doubt about it that the accused may not have committed the crime. तो आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों प्रूव करने हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब कि इसने क्राइम किया है, और नेगेटिव एस्पेक्ट कि कोई डाउट नहीं है कि इसमें क्राइम नहीं किया। ठीक है, एंड सिमिलरली आगे लिखो जी, आगे लिखो, इन सिविल केसेस the degree of proof is preponderance of probability. In civil cases the degree of proof is preponderance of probabilities, and preponderance of probabilities means, preponderance of probability means the level of an ordinary prudent person, या reasonable ordinary prudent person. In other words, when an ordinary person of reasonable prudence, when an ordinary person of reasonable prudence is convinced that the plaintiff is successful or has established his cause of action, then it shall be deemed that the case has been proved, up to the level of preponderance of probability, up to the level of preponderance of probability. In crux, अब crux में क्या हम कहें, in crux, the prosecution under section 101, अब next point बना लो, the prosecution under section 101 is required or
is required or under burden to prove not only the guilt of the accused, not only the guilt of the accused, but not only the guilt of the accused, but that guilt must be proved to the level of beyond reasonable doubt. That guilt must be proved to the level of beyond reasonable doubt. Full stop. In civil cases, the plaintiff is under burden. The plaintiff is under burden not only to prove his cause of action, not only to prove his cause of action, but to the level of preponderance of probabilities. अब ये सनी जी क्या कह रहे हैं? सर, आई हैव रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज वेटिंग लिस्ट द टॉपिक गवर्नमेंट दे ध्यान च लियावो। सनी जी, थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताइए कौन से एग्ज़ाम की वेटिंग लिस्ट की आप बात कर रहे हो और आपकी प्रिसाइजली क्या रिक्वेस्ट क्या है, ठीक है, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये भी बताइए आप, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ प्रूफ का रूल, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलें। अब इसमें डिग्री ऑफ प्रूफ आप लोग देख लो। इसमें हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो टॉपिक है, मैं आपको एक चीज़ और साथ में करवा दूं, एक चीज़ और आप साथ में याद रखना। एक चलो मेरी तरफ से आपको ये यहाँ पे पीपीटी यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है, लेकिन मेरी तरफ से आपको एक जो सब्जेक्ट मैटर है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो आपको मैं करवा रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री है। आप यहाँ पे याद रखना, अगर हमसे ये सवाल आ जाए कि अगर किसी एविडेंस को इलीगल तरीके से प्रोक्योर किया जाता है तो उसकी वैलिडिटी क्या है, और उससे भी पहले हमें ये याद रखना होगा कि कोर्ट किसी भी एविडेंस के ऊपर रिलाई अपॉन करने से पहले क्या टेस्ट अप्लाई करती है, तो आप लिख लो, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। अब ये ना हमारे 3 टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट है कि कोर्ट कभी किसी भी एविडेंस के ऊपर रिलाई अपॉन करने से पहले क्या क्या टेस्ट अप्लाई करेगी। पहला टेस्ट होता है, पहले टेस्ट को बोलते हैं, जब भी कोर्ट के पास पहला टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट ऑफ रेलिवेंसी। टेस्ट ऑफ रेलिवेंसी। अब जब कोर्ट टेस्ट ऑफ रेलिवेंसी अप्लाई करेगी, दैट मीन्स कि कोर्ट ने ये देखना है कि क्या एविडेंस जो है वो रेलेवेंट है या नहीं है। अब उसको क्लियर करने के लिए क्या देखा जाएगा कि क्या ये जो एविडेंस है
ये सेक्शन 5 से लेके 5 to 55 किसी भी प्रोविज़न में फॉल करता है, ठीक है जी। तो टेस्ट ऑफ रेलिवेंसी का मतलब है कि क्या ये जो सेक्शन है हमारा, कोई एविडेंस जो दिया गया है वो रेलेवेंट है, और रेलेवेंट का मतलब क्या वो 5 to 55 किसी में भी फॉल करता है। तो ये एक टेस्ट हो गया हमारा। दूसरा टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी। टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी, इस टेस्ट को अप्लाई करते समय कोर्ट ये इंश्योर करेगी क्या ये जो एविडेंस दिया गया है इसको उस तरीके से और उस पर्सन ने प्रूव किया है जो हमारे पास रूल्स ऑफ एविडेंस है वो सुजेस्ट करते हैं। मीनिंग देयर बाय कोर्ट ये देखेगी क्या इसको इस तरीके से प्रूव किया गया है, जो तरीका, जो मेथड इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। दूसरा, इसको क्या उस पर्सन ने प्रूव किया है जिसके ऊपर वो बर्डन है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी का मतलब है अब कोर्ट देखेगी कि क्या वो सेक्शन 56 से लेके 167 तक जो प्रोविजंस हैं जो कि एडमिसिबिलिटी से डील करती है, क्या ये इनको कंप्लाई कर रहा है, जो भी पर्सन एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया 2 टेस्ट हो गए हमारे। अब इसमें से आपको यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ रेलेवेंसी लगता है या टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी लगता है, ठीक है जी। द क्वेश्चन इज कि सबसे पहले कोर्ट कौन सा टेस्ट अप्लाई करेगी। तो द आंसर इज सबसे पहले कोर्ट टेस्ट ऑफ रेलेवेंसी अप्लाई करेगी, क्योंकि अगर वो एविडेंस रेलेवेंट ही नहीं है तो वो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा, आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। जब वो रेलेवेंट है तब सवाल आएगा कि इसको किस तरीके से प्रूव किया जाए और कौन इसको प्रूव करेगा, ठीक है जी, कौन इसको प्रूव करेगा। सो दैट मीन्स कि अभी हमारे पास पहले टेस्ट ऑफ रेलेवेंसी है, फिर टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी है, ठीक है। आज हमारे 2 सेशंस थे, मैं लगातार 2 सेशन ले रहा हूँ, याद रखना। पहले हमने ब्रेक लेनी थी, बट क्योंकि थोड़ा सा हमें टाइम लगा इसको स्टार्ट करने में, तो मैं कंटिन्यूसली 2 सेशन लूँगा। दैट मीन्स कि अब हम 12 बजे तक 1 o'clock तक इसको कंटिन्यू करेंगे, उसी में मैं कवर कर दूँगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ रेलेवेंसी हो गया और टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी हो गया। पहले कोर्ट देखेगी क्या वो एविडेंस रेलेवेंट है, अगर रेलेवेंट नहीं है आउटराइटली रिजेक्टेड, अगर रेलेवेंट है तो हम दूसरे टेस्ट पे आएंगे कि वो एडमिसिबल है। एडमिसिबिलिटी का मतलब सेक्शन 56 to 167, जिसको मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में बता दिया। कोर्ट ने ये देखना है कि क्या ये उस तरीके से प्रूव हुआ जिस तरीके से हमने सोचा था, जिस तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है, और क्या इसको उसने प्रूव किया जिसके ऊपर बर्डन है, ठीक है। और थर्ड है हमारा, थर्ड दी मोस्ट, ये है टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, इसको हम टेस्ट ऑफ ट्रुथफुलनेस भी बोलते हैं। टेस्ट ऑफ ट्रुथफुलनेस, इसका मतलब सिंपली ये है, देखो एविडेंस आ गया, वो रेलेवेंट है, ठीक है, उस तरीके से प्रूव हो गया, ठीक है, बट उसमें सच्चाई कितनी है। क्योंकि जैसे हमने पहले देखा था कि कोर्ट ने तो ये देखना है कि रिलायबिलिटी कितनी है, तो रिलायबिलिटी के लिए उसका ट्रू होना ज़रूरी है। अब ट्रू है या नहीं है या कितना रिलायबिलिटी है वो पता चलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन से। अब जब भी एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिन करती है तो जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कोर्ट के माइंड में कि ये जो विटनेस है, जो भी ये टेस्टिफाई कर रहा है, इसके ऊपर हमने रिलाई करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कितना करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सब्सटेंटिव एविडेंस है, ठीक है, अब सब्सटेंटिव एविडेंस जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, जैसे कन्फेशन हो गया, वो सब्सटेंटिव एविडेंस है, लेकिन अगर वो
ये टेस्ट पास कर दिया, ये टेस्ट पास कर दिया, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो पता चला कि ये इंसान जो बात कर रहा है वो तो झूठ है, वो तो असल में झूठ बोल रहा है, जो वो कन्फेशन कर रहा है वो झूठी कन्फेशन है। अब कन्फेशन नो डाउट वो रेलेवेंट है, वो उसको उसी पर्सन ने प्रूव कर दिया, बट अगेन लेकिन अगर वो झूठी कन्फेशन है तो कोर्ट विल नॉट रिलाई अपॉन इट, तो वो टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन फेल हो जाएगा। देयरफॉर कि टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज वेरी क्रूशियल, लेकिन ये याद रखना ये टेस्ट कई बार ओमिट हो जाता है। ओमिट होने का मतलब क्योंकि इसको एडवर्स पार्टी ने क्रॉस एग्जामिन करना है, तो कई बार एडवर्स पार्टी इसको क्रॉस एग्जामिनेशन को गिव अप कर देती है, वो करती नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या अगर एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेगी तो फिर कोर्ट को अगर किसी एविडेंस के ऊपर डाउट आ गया तो कोर्ट विल टेक इट एज इट इज? नो। अब कोर्ट के पास भी पावर है कि वो उस पर्टिकुलर विटनेस से सवाल जवाब कर सकती है इन ऑर्डर टू असर्टेन द ट्रूथफुलनेस, और वो सवाल करने की पावर जो है वो कहाँ पे है? सेक्शन 165। सेक्शन 165 में कोर्ट के पास पावर है कि वो विटनेस से कोई भी सवाल कर सकती है। ये बेसिकली तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अब अगर आपको टेक्निकली समझाऊं तो एडमिसिबिलिटी में ही टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन छुपा हुआ है, बट अगेन आप इसको इस स्टेज पे अभी मत क्रिटिकली एवेल्युएट करो। जब हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे ना इसके ऊपर, जब हम टॉपिक वाइज टेकअप करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो भी एडमिसिबिलिटी का ही एक पार्ट होता है, कैसे वो पार्ट बनता है। लेकिन जहाँ तक वो 3 टेस्ट की बात है, वो ये 3 टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रेलेवेंसी, टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ये तीनों टेस्ट पास है तो एविडेंस जो है वो रिलायबल है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लीगल इशू आता है इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस को लेके। अगर कोर्ट की नॉलेज में ये आ जाए कि जी ये रेलेवेंट भी है, ये एडमिसिबल भी है और क्रॉस एग्जामिनेशन का टेस्ट भी पास हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने गलत तरीके से लॉ को वायलेट करके कोई क्राइम करके कोई एविडेंस प्रिक्योर किया है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपकी बेगुनाही का सबूत उस पेन ड्राइव में है, वो पेन ड्राइव मिस्टर ए के पास है, आप चोरी करते हो उसके घर जाके और पेन ड्राइव लाते हो, या आप ए का मर्डर करते हो उससे पेन ड्राइव लाते हो, या आप और कोई भी क्राइम, आप हैकिंग करते हो, आप कोई भी क्राइम कमिट करके उस एविडेंस को प्रिक्योर करते हो और फिर कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हो। और प्रॉब्लम तब आती है जब ये प्रूव हो जाए कोर्ट में कि ये इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस है, इसको तो क्राइम कमिट करके एविडेंस को प्रिक्योर किया गया है ना। द क्वेश्चन इज, क्या वो एविडेंस वैलिड रहेगा? क्या कोर्ट स्टिल इसके ऊपर रिलाई करेगी या कोर्ट इसको ऑब्जेक्ट करेगी? अब इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क केसेस है, लेकिन एक केस जो दैट इज ऑलवेज कोटेड, मैं आपको लिखवा भी दूंगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद द सोर्स ऑफ द एविडेंस। एविडेंस का क्या सोर्स है, वो कहाँ से आया है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि क्या वो रेलेवेंट है, हमें फ़र्क पड़ता है क्या वो एडमिसिबल है, हमें फ़र्क पड़ता है क्या वो ट्रू भी है, क्या वो ट्रुथफुलनेस का टेस्ट पास कर पा रहा है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कैसे आया है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है उस एविडेंस को प्रिक्योर करने के लिए, दैट डजंट मीन कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, वो एग्जेनोरेटेड है। उस पर्सन ने जो भी क्राइम किया है उसके लिए ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। बट ये समझ लेना कि जो एविडेंस है वो इलीगल तरीके से आया है, इसीलिए ये एविडेंस कोर्ट ना एक्सेप्ट करे, ये गलत है। ठीक है जी, अपनी बेगुनाही का सबूत आप जैसे मर्जी लेके आओ, लेकिन अगर क्राइम करोगे तो नो डाउट हो सकता है एक क्राइम से बचने के लिए आपको दूसरे क्राइम की सज़ा मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब इसमें आप लिख लो जी, लिखो इसमें दी 3 टेस्ट, लिखो जी 3 टेस्ट रूल लिख लो।
लिखो, a court while relying upon any evidence, while relying upon any evidence, shall apply the following three tests, shall apply the following three tests, and then take that evidence, and then take that evidence on record for the purpose of consideration. कंसिडरेशन बोले उसको कंसिडर करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन. These tests are number one, the test of relevancy. Number one, the test of relevancy. इसमें लिखो, the court shall ascertain whether the evidence as produced is relevant or not. Full stop. For that matter, the court shall see whether the evidence produced do fall under any of the provisions contained from section 5 to 55, ठीक है जी, फुल स्टॉप. लिखो जी. हाउएवर इसमें इन प्रोविजंस में ना 5 to 55 में सेक्शन 25 ही कह लो, 25 एंड 26 ये दोनों एडमिसिबिलिटी से डील करती है. ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्शन है. अगेन दैट इज़ ए मैटर ऑफ डिटेल डिस्कशन कि ये 25 एंड 26 जो है ये एडमिसिबिलिटी से कैसे डील करती है. ठीक है, बट वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे 5 to 55 रेलेवेंसी के रूल्स हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो एडमिसिबिलिटी से डील करती है. पेपर में अगर आ जाए तो 5 to 55 ही ठीक है, राइट. आगे तो दूसरा टेस्ट लिखो जी, द टेस्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी. लिखो जी, द कोर्ट shall ascertain whether the evidence produced is being proved in accordance with the provisions contained from section 56 to 167 and are being produced by the person upon whom such burden lies. तो ये भी देखा जाएगा. ठीक है जी, ये भी देखा जाएगा. अब साथ में ये भी लिख लो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम द कोर्ट शैल अप्लाई द टेस्ट ऑफ रेलेवेंसी इफ द evidence in question is not proved to be relevant, then it can be outrightly rejected by the court. However, if they are found to be relevant, only then the
test of admissibility, only then the test of admissibility shall be applicable, shall be applicable. ठीक है, यहाँ तक लिए. अब थर्ड देखो जी, थर्ड टेस्ट इज टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन. देखो जी, टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ ट्रूथफुलनेस. टेस्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ऑफ ट्रूथफुलनेस. The reliability of an evidence, the reliability of any evidence can be tested after the witness has been cross-examined, after the witness has been cross-examined by the adverse party, full stop. However, this test shall not be applicable in all the cases, shall not be applicable in all the cases because the adverse party may prefer to give up the cross examination of the witness in question, the cross examination of the witness in question. आगे लिखो. Nevertheless, the court is empowered. The court is empowered under section 165 of Indian Evidence Act to put any question to any party if they are necessary for bringing out the truth of the case, if they are necessary for bringing out the truth of the case, which is the sole objective या mandate, which is the sole objective or mandate of the court. कोर्ट बनी भी इसलिए ना कि सच सामने आए. कोर्ट को पता भी है झूठ है, पता भी है वो दूसरी एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रही, तो कोर्ट कैनॉट बी ए म्यूट स्पेक्टेटर. तो कोर्ट के पास 165 में पावर है, वो खुद सवाल जवाब कर सकती है कोर्ट. बल्कि उस जो पावर है 165 वाली, दैट इज वाइडर देन द पावर ऑफ द एडवर्स पार्टी. ठीक है, वो भी अगेन डिटेल डिस्कशन में हम करेंगे वो वाइडर कैसे है. ठीक है, वो कैसे टू डू कंप्लीट जस्टिस के लिए वो इन्वोक की जाती है. अब ये आफ्टर लिखो जी, आफ्टर दीज थ्री टेस्ट द कोर्ट कैन सेफली रिलाई अपॉन any evidence and consider that for passing judgment. ठीक है जी. अब जो क्रूशल एस्पेक्ट है, देखो जी, हेडिंग बना लो, लीगल पोजीशन ऑफ इल्लीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस. लीगल पोजीशन ऑफ इल्लीगली ऑब्टेन्ड एविडेंस. देखो जी इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in the case of Pushpa Devi Majithia versus M.L. Vadhavan. Pushpa Devi Majithia versus M.L. Vadhavan held that इसको पॉइंट्स में लिख लो. held that number 1, the court is concerned only with the question of relevancy and admissibility of evidence. Only with the question of relevancy and admissibility of evidence. Number two, the court is not bothered about the source or manner of procuring the evidence. Number 3,
any illegally obtained evidence any illegally obtained evidence is as good as any legally obtained evidence is as good as any legally obtained evidence as long as it does not causes prejudice as long as it does not causes prejudice to any party as long as it does not causes prejudice to any party. Next, however, a party who for the purpose of procuring such evidence commits any crime shall be liable to be prosecuted for any such offence committed. And last point लिख लो, any illegally obtained evidence remains valid and its illegality does neither affects its evidentiary value nor the merits of the case ठीक है जी. तो विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन. मैं आपको फिर एक बिफोर वी लीव एक ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू आपको दे दूं. ठीक है जी. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ एविडेंस और इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या कंसेप्ट है, क्या दोनों में डिफरेंस है, कैसे जो प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ ऑफ एविडेंस के वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके बेसिस पे ही हमें आगे कंसेप्ट समझ आएंगे और वो आपको बेयर एक्ट में कहीं नहीं मिलेंगे. ठीक है. जितने अच्छे तरीके से आपको वो प्रिंसिपल समझ आएंगे उतने अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. फिर हमने डिस्कस किया कि इंडियन एविडेंस एक्ट की नेचर क्या है, और जब नेचर की बात करते हैं तो लेक्स फॉरी है, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्टिव लॉ है, एग्जॉस्टिव नहीं है, स्पेशल लॉ है. ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं. ठीक है जी. इनको ध्यान में माइंड में रखना, बिकॉज ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको मेंस में भी क्लियर कर सकते हो या प्री में भी अगर प्रोपोजिशन फॉर्म में आए, इवन इन दैट केस यू कैन आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन. बट अदरवाइज अगर एज इट इज़ आ जाए आपको डायरेक्टली तो भी हमें सही आंसर को पॉइंट आउट करना है. फिर एविडेंस और प्रूफ में क्या डिफरेंस है. जनरली इसको ले मैन एविडेंस और प्रूफ एक ही चीज़ समझता है, लेकिन हमने आज डिस्कस किया कि एविडेंस एक जरिया है, ये मीन्स है, और जब एविडेंस के बेसिस पे किसी चीज़ को प्रूव कर दिया जाता है तो वो जो फैक्ट जो होता है, जो एस्टैब्लिश हो जाता है, दैट बिकम्स अ प्रूफ. फिर क्वालिटी अप्रोच है कि क्वालिटी अप्रोच का मतलब कि कोर्ट जो है वो क्वालिटी ऑफ एविडेंस, क्वालिटी ऑफ विटनेसेस के साथ कंसर्न्ड है, ना कि क्वांटिटी के साथ. कोर्ट या कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि एक पर्टिकुलर, जैसे मर्डर का केस है जी, उसको प्रूव करने के लिए आप कम से कम 10 विटनेस लेके आइए, डिकॉइटी का केस है उसको अप्रूव करने के 5 विटनेस लेके आइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है जी. क्वालिटी देखी जाएगी. अगर डायरेक्ट एविडेंस है तो एक विटनेस भी सफिशेंट है. उसके बाद स्टैंडर्ड और डिग्री ऑफ प्रूफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर आपको ज़रूर क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ प्रूफ में. तो डिग्री ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में बहुत हाई है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. सिविल केसेस में सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है. इसमें एक जाते जाते मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा दूँ, ये हमेशा याद रखना, जो हमारा पूरा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है. वो लिख लो कि 100 गिल्टी मैन may go scot free, but no single person
नो सिंगल पर्सन या नो इनोसेंट पर्सन बी वेक्स्ड, कि जो इनोसेंट है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे 100 गुनाहगारों को क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। ठीक है जी, ये डिग्री और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का बेसिस है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है हमारा। ठीक है जी, तो इसी के साथ वी रेस्ट विद दिस सेशन। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी पूछना है आपने, इवन बैच के बारे में, कंसेप्ट के बारे में, आप अपने कमेंट्स यहाँ पे छोड़ सकते हैं और आई विल बी टेकिंग अप देम एंड विल बी डीलिंग विद दैट। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी।